हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम जेनेटिक्स की कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करने वाले हैं। हम जानते हैं हमारे में जो कैरेक्टर्स होते हैं वो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं। हमें ये भी पता है हमारी बॉडी में जो जीन्स हैं वही हमारी बॉडी में हेरिडिटी यूनिट की तरह काम करते हैं, जो कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लेकर जाते हैं। तो आज हम जीन्स, एलील्स एंड क्रोमोसोम्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जीन्स एंड एलील्स में हमेशा जो कंफ्यूजन रहता है उसे आज हम क्लियर करेंगे। जीन्स को स्टार्ट करने से पहले, समझने से पहले हम डीएनए के बेसिक्स को देखते हैं। डीएनए के फुल फॉर्म हम जानते हैं, इट इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। जो डीएनए है इट इज ए पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, जो कहलाया जाता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अभी हमने बात करी कि ये जो न्यूक्लिक एसिड है ये होता है पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड है यही बना रहा है न्यूक्लिक एसिड। तो ये न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड इज ए मॉलिक्यूल विच इज मेड अप ऑफ थ्री थिंग्स। पहली चीज इसमें होती है शुगर, सेकंड इज नाइट्रोजन बेस एंड थर्ड इज फॉस्फेट ग्रुप। न्यूक्लियोटाइड जो है वो तीन चीजों से मिलकर बना है, शुगर, नाइट्रोजन बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप। तो डीएनए में जो शुगर होती है वो कौन सी होती है? डीएनए इज ए पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। तो इसमें शुगर होगी डीऑक्सी राइबोस शुगर विच इज ए 5 कार्बन पेंटोज शुगर। नाइट्रोजन बेस जो डीएनए में मिलते हैं ये दो तरीके के होते हैं, प्यूरीन्स एंड पायरिमिडीन्स। जो प्यूरीन्स हैं ये भी डीएनए में दो तरीके के होते हैं, एडेनिन जिसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं एंड ग्वानिन जिसे हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। जो पायरिमिडीन्स हैं ये भी दो तरीके के होते हैं, साइटोसिन एंड थाइमीन। साइटोसिन को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, थाइमीन को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। डीएनए का जो एसिडिक नेचर है वो मिलता है उसे फॉस्फेट ग्रुप की वजह से। अब हमने कहा कि जो न्यूक्लियोटाइड है वो इन तीन चीजों से मिलकर बना है। तो ये तीन चीजें कैसे मिलकर न्यूक्लियोटाइड को बनाती है, उस न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो ये पेंटोज शुगर है, डीऑक्सीराइबोस शुगर, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ कार्बन। तो जो फर्स्ट कार्बन होता है इस शुगर का, उससे नाइट्रोजन बेस जुड़ता है बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और जो फिफ्थ कार्बन होता है उससे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है बाय फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। अब ये पूरा एक न्यूक्लियोटाइड बन गया, शुगर, नाइट्रोजन बेस एंड फॉस्फेट से मिलकर। अब हमने कहा कि जो न्यूक्लिक एसिड है इट इज ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होंगे। पॉलीमर का मतलब बहुत सारी मोनोमर यूनिट्स जुड़कर पॉलीमर बनाएगी। तो ये तो एक मोनोमर हुआ, एक न्यूक्लियोटाइड हुआ। अब ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़कर क्या बनाएंगे? न्यूक्लिक एसिड बनाएंगे, पॉलीमर बनाएंगे न्यूक्लियोटाइड। तो बहुत सारी यूनिट्स जुड़ती कैसे हैं? तो दिस इज द फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड। अब हम देखते हैं इसी तरीके से एक सेकेंड न्यूक्लियोटाइड होगा। नाइट्रोजन बेस कोई दूसरा हो सकता है, मान लो फर्स्ट पर प्यूरीन है तो सेकंड पर प्यूरीन भी हो सकता है, कोई सा पिरिमिडीन भी हो सकता है, और यहाँ पर फिफ्थ कार्बन से ये फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है। तो फर्स्ट कार्बन का जो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड का जो थर्ड कार्बन है और जो सेकेंड न्यूक्लियोटाइड का फिफ्थ कार्बन है उसके बीच में एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जिससे दोनों न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। अब इसी तरीके से फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड के थर्ड कार्बन और सेकेंड न्यूक्लियोटाइड के फिफ्थ कार्बन के बीच में जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा उससे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ते जाएंगे और एक पॉलीमर बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड का, जिसे हम न्यूक्लिक एसिड कहेंगे। अब डीएनए में हम जानते हैं कि डीएनए इज ए डबल स्ट्रैंडेड। तो यहाँ पर डीएनए जो है उसमें न्यूक्लियोटाइड की दो चेन्स होती है, जो दोनों चेन्स है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होती है।
तो डीएनए के इस बेसिक को समझने के बाद अब हम देखते हैं जीन्स क्या होता है। हमारी बॉडी में हेरिडिटी यूनिट की तरह जीन्स काम करते हैं। अगर हम ह्यूमन सेल की बात करें तो ह्यूमन सेल में जो डीएनए है इट इज अबाउट 2.2 मीटर लॉन्ग। इतना बड़ा डीएनए हमारे न्यूक्लियस में फिट है। तो ये जो न्यूक्लियस में 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए है, ये पूरा डीएनए किसी ना किसी प्रोटीन को कोड नहीं करता है। डीएनए के कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ सेगमेंट, कुछ पीसेस होते हैं, वो ही किसी प्रोटीन को या किसी कैरेक्टर को डिटरमाइन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो वो जो पार्ट है, वो जो सेगमेंट है जो किसी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसे हम कहेंगे जीन। तो हम ऐसा कह सकते हैं जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए जो किसी कैरेक्टर को डिटरमाइन करे। जैसे मान लो ये एक जीन है, ये जीन है ए, ये कैरेक्टर हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जीन जो है वो किसी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज जीन बी और ये किसी दूसरे कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे ये आई कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये तो ये जीन्स क्या होते हैं? सेगमेंट ऑफ डीएनए। मेंडल ने जब पी प्लांट पर अपने एक्सपेरिमेंट किए थे तब उन्होंने ये कंक्लूड किया था कि प्लांट्स में ऐसा कुछ होता है, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कैरेक्टर को डिटरमाइन करते हैं और उन्हीं फैक्टर्स की वजह से वो जो कैरेक्टर है उनके नेक्स्ट जनरेशन में पास होता है। मेंडल ने जीन्स के लिए फैक्टर का वर्ड यूज किया था, बट ये जो जीन वर्ड है ये किसने इंट्रोड्यूस किया? ये जीन वर्ड इंट्रोड्यूस किया था 1909 में जो हैंसन ने। तो जीन्स को समझने के बाद अब हम देखते हैं एलील्स क्या होते हैं। व्हाट आर एलील्स? जैसा कि हमने बात करी कि कोई एक जीन है वो किसी एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया हाइट। तो हाइट जो है उस ऑर्गेनिज्म का क्या है? कैरेक्टर है। अब इसके दो फॉर्म हो सकते हैं, किसी कैरेक्टर के दो फॉर्म हो सकते हैं, जैसे कि वो ऑर्गेनिज्म टॉल हो सकता है या वो ऑर्गेनिज्म जो है डॉर्फ हो सकता है। अब इस कैरेक्टर, हाइट क्या है? ये कैरेक्टर है, इसके दो फॉर्म है, टॉलनेस एंड डॉर्फनेस। तो ये जो दोनों फॉर्म्स है इसे अब हम क्या कहेंगे? ट्रेट्स कह सकते हैं। हाइट इज अ कैरेक्टर और इसके ये जो दो फॉर्म है उसे हम ट्रेट्स कहेंगे। इसी तरीके से जीन्स के भी दो फॉर्म हो सकते हैं। कोई कैरेक्टर को डिटरमाइन करने वाला जो जीन है उसके भी दो फॉर्म हो सकते हैं। जैसे कि हाइट को डिटरमाइन करने वाला जो जीन है इसके दो फॉर्म हैं, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो उसके जो कॉन्ट्रास्टिंग या अल्टरनेटिव फॉर्म्स जो होते हैं जीन के, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? एलील्स कहते हैं। तो ये जो एक जीन है उसके दो फॉर्म है। ये जीन है हाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए, हाइट को डिटरमाइन करने के लिए, तो उसके दो फॉर्म है। तो एक कैपिटल लेटर से जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो डोमिनेंट जीन होता है, डोमिनेंट फॉर्म है, और जो स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है वो रिसेसिव फॉर्म होती है। तो जिस तरीके से एक कैरेक्टर के दो फॉर्म होते हैं उसी तरीके से एक जीन के भी दो फॉर्म होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एलील्स। तो एलील्स क्या हुए? इट इज द कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ जीन, या फिर हम कह सकते हैं अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। Alternative form of genes are known as alleles. अब दो से ज्यादा फॉर्म भी एलील जीन के हो सकते हैं, जैसे मल्टीपल एलिज्म के कुछ केसेस है, जैसे ह्यूमन ब्लड ग्रुप, तो उसमें 3 फॉर्म देखने को मिलते हैं। पर मोस्टली जो जीन्स होते हैं उनके दो ही कॉन्ट्रास्टिंग या अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एलील्स। आई होप ये टर्म आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्रोमोसोम। हम जानते हैं कि हमारा जो सेल है उसके न्यूक्लियस में डीएनए प्रोटीन के साथ एक नेटवर्क के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसे हम कहते हैं क्रोमैटिन नेटवर्क।
यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं तो उसमें न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट रहता है, प्रोकैरियोटिक सेल है तो न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है। तो जो हम यूकैरियोटिक सेल की अगर बात करें तो क्रोमैटिन नेटवर्क इज मेड अप ऑफ डीएनए, सम अमाउंट ऑफ आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन्स एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। ये क्रोमैटिन नेटवर्क जो है, ये जब सेल डिवीजन इस सेल का होता है, जब ये सेल जो है सेल डिवीजन में एंटर करती है तो ये कंडेंस हो जाता है, ये क्रोमैटिन नेटवर्क कंडेंस होने लगता है और किस में कन्वर्ट होता है, पहले क्रोमैटिन फाइबर्स में, क्रोमैटिन फाइबर्स में कन्वर्ट होता है। फिर ये क्रोमैटिन फाइबर्स जो है और कंडेंस होकर क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम वर्ड का मीनिंग क्या होता है, क्रोमोसोम का मतलब होता है कलर्ड बॉडी। तो जब हम सेल डिवीजन को स्टडी करते हैं और जब सेल को स्टेन करके माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो क्रोमोसोम जो है स्टेन को ले लेते हैं और वो कलर्ड दिखाई देते हैं, इसलिए क्रोमोसोम इन्हें नाम दिया गया है। अब एक क्रोमोसोम देखा जाए, मेटाफेज स्टेज इज द मोस्ट सुटेबल स्टेज जिसमें हम क्रोमोसोम को स्टडी कर सकते हैं। तो क्रोमोसोम में बीच में एक बटन लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसे हम कहते हैं सेंट्रोमियर। इस सेंट्रोमियर से क्रोमोसोम पर कुछ आर्म्स अटैच रहती है। ये जो आर्म्स हैं इन्हें हम कहते हैं क्रोमैटिड। एक ही क्रोमोसोम की जो दो आर्म्स होती हैं उन्हें हम क्या कह सकते हैं, उन्हें हम कह सकते हैं सिस्टर क्रोमैटिड। ओके, तो ये आज हमने डीएनए, क्रोमोसोम, जीन्स एंड एलील्स के बेसिक्स को डिस्कस कर लिया। थैंक यू।